वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है थक सीआर 14324। मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, सो वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही किसी बीच पर क्रिस्टी नाम के एक बंदे की लाश पड़ी होती है और उसी तरह उसी जगह पर 6 लोग एक दूसरे में झगड़ा करते रहते हैं। उन 6 लोगों में से एक बंदा पुलिस वालों को फोन करने पर कुछ पुलिस वाले उस बीच के पास आकर इस क्रिस्टी की लाश को देखकर शॉक में रह जाते हैं। दूसरे सीन में टीवी में यही न्यूज चलने लगती है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार 3 लोगों की हत्या हुई। जनवरी 16 तारीख को विपिन, 26 तारीख को मोहम्मद और उसके बाद क्रिस्टी। आखिरकार ऐसे मर्डर्स कौन कर रहा है? क्या शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है? पुलिस वालों ने अभी तक एक भी मर्डर केस को सॉल्व नहीं किया। इस तरह से मीडिया वाले डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। दूसरे सीन में अलेक्सी नाम के एक डीआईजी को दिखाया जाता है और एक्चुअली क्रिस्टी इसी अलेक्सी का भाई होता है। क्रिस्टी जब छोटा बच्चा था उसी वक्त इसके माँ बाप की डेथ हो गई थी और अलेक्सी अपने भाई क्रिस्टी को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। तभी कुछ पुलिस वाले अलेक्सी के पास आते हैं। अलेक्सी के घर में क्रिस्टी की कजिन हेलेन भी होती है। अलेक्सी से कहने लगती है कि अंकल, पुलिस वाले आए आपसे मुलाकात करने के लिए। अलेक्सी पुलिस वालों से पूछने लगता है कि तुम लोग कब मेरे भाई के हत्यारे को पकड़ोगे? एक पुलिस वाला कहने लगता है कि सर, मैं केस के लिए एक अच्छी टीम को रेडी करने वाला हूँ, बस आप मुझे थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर ही आपके भाई का हत्यारा आपके सामने होगा। दूसरे सीन में परलोकम नाम के एक सीआई को दिखाया जाता है। फिलहाल ये परलोकम अपनी बीवी प्रिया के साथ एक मंदिर पर आया होता है। उसी वक्त एक औरत प्रिया को देखकर इसे पहचान कर इसके पास आकर बात करने लगती है कि बहुत दिन हुए तुमको देखे हुए, आजकल कहाँ पर हो, क्या कर रही हो? इसी बातों में वो औरत और उसका हस्बैंड अपने केस के बारे में परलोकम से बताने लगते हैं। कुछ दिनों पहले ये औरत थोड़ा बाजार गई थी और उसका पति अनिल वोट डालने के लिए गया था। वापस आकर देखने पर इसके सोने के बैंगल्स मौजूद नहीं थे, वो चोरी हो चुके होते हैं और इस औरत को यही शक होता है कि वो सोने के बैंगल्स इसके पति के बहन ने चुराया होगा। इसका पति डांटने लगता है कि तुम खामखा मेरी बहन पर शक करती रहती हो। तो परलोकम से कहने लगती है कि सर प्लीज आप ही मेरे सोने के बैंगल्स को फाइंड आउट करके दीजिए ना। इसी दरमियान में परलोकम का हायर ऑफिसर इसको फोन करके वो क्रिस्टी का केस सौंपने लगता है, लेकिन यहाँ पर ढंग से नेटवर्क नहीं होता। प्रिया का फोन पूछने पर प्रिया अपना फोन गाड़ी में भूल चुकी होती है। तो परलोकम उस अनिल का फोन लेकर अपने हायर ऑफिसर से बात करने लगता है। सो थोड़ी देर के बाद परलोकम उस अनिल को खोपचे में बुलाकर कहने लगता है कि अनिल, तुमने जिस जगह पर उस सोने के गहनों को गिरवी पर रखा वहाँ पर इंटरेस्ट कुछ ज्यादा है, फटाफट से उन गहनों को वहाँ से छुड़वा लो। मतलब परलोकम अनिल का फोन लेने के बहाने से ये सारी चीजें पता कर चुका होता है। उसके बाद परलोकम अपने पुलिस स्टेशन पर आकर जो शहर में मर्डर्स हुए हैं उन केसेस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। पहले तो परलोकम क्रिस्टी का केस अपने हाथ में लेता है। क्राइम स्पॉट पर जो 6 लोग होते हैं, परलोकम उन 6 लोगों को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर इंक्वायरी करने लगता है। तो एक बंदे का जवाब कुछ अलग ही लेवल का होता है। एक बंदा कहने लगता है कि सर, मैंने किसी को क्रिस्टी को मारते हुए देखा चाकू से, तो मैं फटाफट से वहाँ पर भागता चला आया, उसको रोकने की कोशिश की। एक और बंदा कहने लगता है कि सर, जब 2 लोग लड़ रहे थे तो मैं उनके पास जाकर उनकी लड़ाई को रोकने लगा। एक और बंदा कहने लगता है कि सर, जब मैं वहाँ पर गया था तो लड़ाई चल रही थी, मैंने ही पुलिस वालों को फोन किया। सारे लोगों के स्टेटमेंट सुनने के बाद परलोकम तो कंफ्यूज होकर रह जाता है। उसके बाद परलोकम अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहने लगता है कि इस क्रिस्टी के बीवी का क्या हुआ, उसके बारे में पता करो। उसकी असिस्टेंट कहने लगती है कि सर, हमें ये बात पता चली जब क्रिस्टी अपने घर से बाहर गया था उसकी वाइफ वृंदा भी चर्च गई थी। थोड़ी देर के बाद परलोकम एक और पुलिस ऑफिसर को बुलाकर पूछने लगता है कि उस सीए गोपू कुमार का केस क्या हुआ। वो पुलिस वाला कहने लगता है, अरे सर, वो केस तो बहुत ही कॉमेडी टाइप है। उस गोपू कुमार की फैमिली ने कुछ अलग ही लेवल का नाटक शुरू कर दिया। इस तरह से परलोकम को एक वीडियो दिखाने लगता है। एक्चुअली रिसेंटली सीए गोपू कुमार नाम के एक बंदे की हत्या हो गई। उसकी फैमिली में उसकी बीवी, उसका साला, उसकी बेटी रहती है और ये गोपू कुमार की फैमिली बहुत ही डिवोशनल होते हैं। मीडिया वालों से कहने लगते हैं कि गोपू कुमार को किसी ने नहीं मारा, उन्होंने खुदकुशी कर लिया, अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, हम उनके लिए मंदिर बनवाएंगे। ये देखने के बाद परलोकम कहने लगता है कि फटाफट से उन तीनों को मेरे सामने लेकर आओ। सो जब ये तीनों परलोकम के पास आते हैं तो गोपू कुमार का साला यही कहने लगता है, अरे सर, आप काहे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? हम तो हमारे जीजा के लिए मंदिर बनवाने वाले हैं। यह सुनने के बाद पुलिस वाले गोपू कुमार के साले को खोच में ले जाकर बहुत मारने पीटने लगते हैं। गोपू कुमार की बीवी परलोकम से कहने लगती है कि सर प्लीज मेरे भाई को मत मारिए, उस रात जो हुआ
मैं सारी चीजें आपको बता दूंगी। उस रात जब मैं और मेरे पति गोपू कुमार कमरे में सो रहे थे तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि थोड़ा मुझे पानी चाहिए। जब मैं पानी लेकर वापस मेरे पति के पास आई तो मैंने ये देखा कि उनके कमरे में भगवान खड़े हैं। सारा कमरा रोशनी से भर चुका है। ये देखकर मैं वहीं पर बेहोश हो गई। परलोकम कहने लगता है, अरे ये तुम्हारा नाटक बंद करो। इस तरह से गोपू कुमार की बेटी से पूछने लगता है। इसकी बेटी कहने लगती है कि सर एक्चुअली मैं बेंगलुरु में पढ़ाई करती हूँ। कुछ दिनों की छुट्टी मिलने पर मैं अपने घर वापस आई हूँ। उस रात मैंने हमारे घर के बाहर कुछ आवाजें सुनी। मैंने डर के मारे बाहर जाकर नहीं देखा, चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। गोपू कुमार की बेटी की बॉडी लैंग्वेज देखकर परलोकम को इस पर शक होने लगता है। उसके बाद परलोकम मंदिर के कुछ लोगों को बुलाने लगता है। मतलब एक स्वामी जी टाइप का बंदा गोपू कुमार की फैमिली के फेवर में होता है। परलोकम इस बंदे से थोड़ा रफली पूछने पर कहने लगता है कि उन्होंने मुझे 15 दिया, अगर आप मुझे 25 दोगे तो मैं आपको सच बताऊंगा। परलोकम कहने लगता है, ठीक है, सच क्या है बताओ। वो स्वामी टाइप का बंदा कहने लगता है कि ये सब कुछ गोपू कुमार की फैमिली का नाटक है। उन तीनों ने ही गोपू कुमार के साथ कुछ किया है। तो परलोकम दोबारा उन तीनों को बुलाकर थोड़ा रफली पूछने लगता है। डर के मारे ये तीनों उस रात जो हुआ वो बताने लगते हैं। एक्चुअली गोपू कुमार का साला बिजनेस के नाम पर काफी सारे पैसे लॉस कर चुका होता है। गोपू कुमार की बीवी हमेशा गोपू कुमार से यही झगड़ा करती रहती है कि आप मेरे भाई को पैसे ही नहीं देते। गोपू कुमार यही कहने लगता है कि आज के बाद से मैं तुम्हारे भाई को एक भी रुपया नहीं दूंगा, सारे मेरे पैसे लॉस कर चुका है। इस तरह से अपनी बीवी और अपने साले को डांटकर जब वापस अपने कमरे में जाने वाला होता है तो तभी ये देखता है कि गोपू कुमार की बेटी ड्रग्स ले रही है। जब गोपू कुमार अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसको रोकने की कोशिश करने लगता है तो उसकी बेटी ही इसको मारने पीटने लगती है और उसी नशे की हालत में चाकू लेकर अपने बाप को ही स्टैब करके मार देती है। मतलब वो गोपू कुमार जख्मी हालत में अपने साले के पास आकर हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। उसी वक्त गोपू कुमार की बीवी यहाँ पर आकर कहने लगते हैं कि हॉस्पिटल हम बाद में ले जाएंगे, पहले एक व्हाइट पेपर पर अपना सिग्नेचर कर दो। इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स के पेपर लाकर गोपू कुमार के थंबप्रिंट हासिल कर लेती है। अब इसी प्रोसेस में उस गोपू कुमार की मौत हो जाती है। गोपू कुमार की फैमिली अपने इस क्राइम को छुपाने के लिए नाटक करने लगे कि गोपू कुमार भगवान के हवाले हो गए। उसके बाद टीवी न्यूज चैनल में यही न्यूज चलने लगती है कि सीए परलोकम ने सीए गोपू कुमार के केस को कुछ ही समय में सॉल्व कर लिया। हत्या करने वाले उसके ही फैमिली मेंबर्स थे। अब ये न्यूज देखने के बाद वो अलेक्सी परलोकम को फोन करके कहने लगता है कि तुम तो मेरे भाई के केस सॉल्व करने के बजाय दूसरे केस सॉल्व करने लगे। मेरे भाई का केस क्या हुआ, कब मेरे भाई के हत्यारे को पकड़ोगे। परलोकम कहने लगता है कि सर एक्चुअली क्रिस्टी के केस में 6 लोग सस्पेक्ट है। हम उन लोगों से इंट्रोगेशन कर रहे हैं। अगर कोई भी अपडेट मिलेगी तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, बस थोड़ा सा समय और। इस तरह से परलोकम अपनी टीम के साथ इस क्रिस्टी के केस पर फोकस करने लगता है। सो उसके बाद परलोकम क्रिस्टी के फैमिली वालों को बुलाकर इंक्वायरी करने लगता है। अभी तक फैमिली वालों को ये बात पता नहीं होती कि क्रिस्टी की बीवी ब्रिंदा कहाँ पर गई और ना ही ब्रिंदा का फोन कनेक्ट हो रहा है। थोड़ी देर के बाद परलोकम की एक टीम मेंबर परलोकम के पास आकर क्रिस्टी के बारे में एक चीज बताने लगती है कि सर मैं 3 साल पहले ही इस क्रिस्टी को जानती हूँ। एक्चुअली एक लड़की क्रिस्टी से रिलेशनशिप में थी और कुछ दिनों के बाद वो क्रिस्टी उस लड़की के न्यूड फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। मैंने उस टाइम क्रिस्टी के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी। उस वक्त विक्टर सर स्टेशन के इंचार्ज थे। उसके बाद वो केस क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। अब क्रिस्टी तो डीएजी का भाई है, शायद केस वगैरह नहीं हुआ होगा। परलोकम पूछने लगता है क्या तुम उस लड़की के कुछ डिटेल्स जानती हो। वो असिस्टेंट कहने लगती है नहीं सर मुझे नहीं पता, आप विक्टर सर से पूछिए, शायद उनको पता होगा। सो परलोकम उसी तरह से विक्टर को फोन करके 3 साल पहले क्रिस्टी के केस के बारे में बात करते हुए उस वक्त जिस लड़की ने क्रिस्टी के खिलाफ कंप्लेंट दिया उस लड़की के डिटेल्स पूछने लगता है। विक्टर कहने लगता है कि फिलहाल मैं बाहर हूँ, अपने स्टेशन को फोन करके तुम्हें उस लड़की के डिटेल्स व्हाट्सएप करूंगा। उसके बाद परलोकम उस लड़की को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर पूछने लगता है क्रिस्टी और तुम्हारे ब्रेकअप के बाद क्या तुमने दोबारा क्रिस्टी से कांटेक्ट किया। वो लड़की कहने लगती है नहीं सर, 2 साल पहले क्रिस्टी ने मुझे कांटेक्ट किया था लेकिन मैं तो उसे इग्नोर करने लगी। जब हमारा ब्रेकअप हुआ उस वक्त मैंने फेसबुक में उसके अगेंस्ट एक पोस्ट डाला था, तो उस पोस्ट को देखकर काफी सारी लड़कियां उसके अगेंस्ट में कमेंट लिखने लगे कि वो चीटर है, धोखेबाज है, फ्रॉड है। तब मुझे ये बात पता चली कि वो क्रिस्टी सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि काफी सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में था, उनको धोखा दिया। उसके बाद एक पुलिस वाला परलोकम के पास आकर कहने लगता है
कि सर हमारे पास 2 अपडेट्स आए हैं। पहला एक है क्रिस्टी की बीवी वृंदा इंडिया से बाहर चली गई। मतलब जिस वक्त क्रिस्टी का मर्डर हुआ उस वक्त वृंदा शहर में ही मौजूद नहीं थी। दूसरा अपडेट ये है कि जब हमने क्रिस्टी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया तो क्रिस्टी के एक्टिव में 2 अफेयर्स है। एक है हेलेन जो उसकी कजिन है, दूसरी लड़की का नाम है कीर्ति। उस कीर्ति के बारे में कुछ डिटेल्स आने वाले हैं सर। उसके बाद परलोकम उस हेलेन को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर पूछने लगता है कि जिस दिन क्रिस्टी मरा था उस दिन तुम्हारा फोन का लोकेशन वहीं पर था, तुमने हमसे झूठ क्यों कहा, और उसी तरह से तुम्हारा और क्रिस्टी का अफेयर चल रहा है। डर के मारे हेलेन उस दिन जो हुआ वो बताने लगती है कि सर उस दिन मैं क्रिस्टी से मिलने के लिए बीच के पास गई थी, लेकिन मेरे जाने से पहले 2 लोग एक दूसरे में झगड़ा कर रहे थे और वही पासी पर क्रिस्टी की लाश पड़ी थी। उन दोनों को झगड़ा करता हुआ देख बाकी लोग भी उन दोनों के पास आकर लड़ाई को रोकने की कोशिश की। अब ये सारी चीजें देखकर मैं डर के वहाँ से चली आई सर। परलोकन पूछने लगता है कि इन 6 लोगों में से वो 2 बंदे कौन थे। तो हेलेन मार्टिन और हरी नाम के 2 बंदों को दिखाने लगती है। उन दोनों में से हरी नाम का एक बंदा कहने लगता है कि सर मैंने ही उस क्रिस्टी को मारा। इस हरी ने क्रिस्टी को क्यों मारा ये परलोकम को बताने लगता है। एक दिन हरी अपने काम से जब वापस अपने घर पर आता है तो उसका बेटा बेहोश पड़ा होता है बिस्तर पर। एक्चुअली हरी का बेटा एक स्पेशल चाइल्ड होता है। तो फटाफट से डॉक्टर को बुलाने पर डॉक्टर हरी से कहने लगता है कि घर में कोई भी नहीं थी, इसीलिए तुम्हारा बच्चा थोड़ा पैनिक हो गया, घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद हरी की बीवी बाहर से अपने घर वापस आने पर हरी अपनी बीवी से झगड़ा करने लगता है कि तुम बच्चे को अकेला छोड़कर कहां पर गई। एक्चुअली हरी की बीवी को अपने बेटे की केयर ही नहीं होती। इसी बात को लेकर हरी और उसकी बीवी के बीच जबरदस्त झगड़ा होने लगता है। हरी की बीवी कहने लगती है कि ये बेटा तुम्हारा है ही नहीं, तुम तो एक नामर्द हो हरी, नामर्द। अगर ये बात बाहर पता चलेगी तो लोग तुम पर ही थूकेंगे। इस तरह से हरी को भयंकर सच बताने लगती है। इस झगड़े के बाद हरी की बीवी हरी को छोड़कर चली जाती है। दूसरे दिन जब ये बात हरी के फादर को पता चलती है तो हरी का फादर हरी के पास आकर इसकी बीवी के बारे में एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि इसकी बीवी का अफेयर उसी क्रिस्टी के साथ है। मतलब हरी की बीवी का नाम होता है कीर्ति। हरी से कहने लगता है कि हरी, धोखे की सजा मरण दंड है। क्रिस्टी के बारे में सुनते ही हरी अपना एक छोटा सा फ्लैशबैक याद करने लगता है। मतलब जब हरी और कीर्ति की शादी हो रही थी उस वक्त क्रिस्टी और उसकी बीवी वृंदा इन दोनों के पास आए थे विश करने के लिए। मतलब हरी ऑलरेडी क्रिस्टी को जानता होता है। उसी तरह कीर्ति की शादी होने से पहले क्रिस्टी और कीर्ति का अफेयर भी चल रहा था। हरी इसी गुस्से की हालत में क्रिस्टी को बीच के पास बुलाकर इसके पेट में स्टैब करके मार दिया। उसके बाद वहाँ पर मार्टिन आया था और हरी के हाथ से चाकू छीनने लगा। प्रेजेंट पर ये बातें मार्टिन सुनने के बाद परलोकम से कहने लगता है कि सर ये हरी झूठ बोल रहा है, मैंने ही उस क्रिस्टी को मारा। इस तरह से अपनी कहानी परलोकम को सुनाने लगता है। एक्चुअली ये मार्टिन बहुत ही अच्छा सिंगर होता है। एक दिन अपने ही बेटे के स्कूल में गाना गाने के लिए गया था। ये मार्टिन थोड़ा सा लंगड़ाता रहता है। इस मार्टिन को देखकर बच्चे थोड़ा मजाक उड़ाने लगते हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मार्टिन का बेटे का फ्रेंड मार्टिन के बेटे से पूछने लगता है कि उनमें से तुम्हारा फादर कौन है। तो वो बच्चा शर्मिंदा होकर दूसरे बंदे को दिखाने लगता है और ये बात मार्टिन भी नोटिस करने लगता है। मार्टिन घर वापस आने के बाद इसका बेटा इसको सॉरी बोलने लगता है, लेकिन मार्टिन अपने बेटे को साइड में हटाकर रोते हुए अपने घर से बाहर चला जाता है। दारू की दुकान के पास आकर बहुत दारू पीते रहता है। मार्टिन का फ्रेंड मार्टिन के पास आकर इसको समझाते रहता है, अरे वो तो छोटा बच्चा है, उसकी बातें इतना सीरियसली मत लो, वो खुद ब खुद समझ जाएगा। इसी दरमियान में मार्टिन की बीवी मार्टिन को कॉल्स करती रहती है, लेकिन मार्टिन गुस्से में फोन ही पिक नहीं करता। बहुत देर के बाद मार्टिन अपने घर पर जाने पर वहाँ का नजारा देखकर शॉक में रह जाता है, क्योंकि मार्टिन का बच्चा मर चुका होता है। मतलब मार्टिन अपने घर से बाहर जाने से पहले अपने बेटे को धक्का दिया था, सो उसके सर को चोट लगने की वजह से मार्टिन के बच्चे की डेथ हो जाती है। बेचारा मार्टिन बहुत रोने लगता है कि मैंने अपने बच्चे को ही मार दिया, मैं क्या करूं। अब इस हादसे के बाद मार्टिन की बीवी मार्टिन को छोड़ देती है। इसी केस में मैं कुछ महीनों तक जेल में भी था सर। जेल से बाहर आने के बाद मुझे एक ऑर्फनेज में गाना गाने का काम मिला। उसी ऑर्फनेज पर मेरी मुलाकात वृंदा से हुई। बहुत ही कम समय में वो मुझे बहुत भाग गई। हम दोनों बहुत ही क्लोज हो गए। एक दिन वृंदा मुझे कॉफी पर बुलाकर अपनी एक प्रॉब्लम बताई। वो ये कि एक दिन वृंदा ने फाइंड आउट किया कि इसके हस्बैंड क्रिस्टी का अफेयर दूसरी लड़कियों के साथ भी है। मुझसे कहने लगी थी कि अगर क्रिस्टी इसकी लाइफ में नहीं होता तो वृंदा मुझसे ही शादी करती। क्रिस्टी को मारने के लिए कहा, तो मैंने उसी तरह से एक दिन उस क्रिस्टी को बीच पर बुलाकर उसके पेट में स्टैब करके मार दिया। बाद में ये बंदा हरी आया और मेरे हाथों से चाकू छीनकर झगड़ने लगा। इन दोनों का स्टेटमेंट सुनने के बाद परलोकम के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या तुम दोनों को पुलिस वाले फूल नजर आते हैं। मार्टिन कहने लगता है कि सर आज ही मुझे ये बात पता चली कि वो वृंदा इंडिया छोड़कर चली गई।
जिसका मतलब उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने आप लोगों को सच बोल दिया। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले उस मार्टिन की एक्स वाइफ को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर इंक्वायरी करने लगते हैं। तो ये औरत यही कहने लगती है कि मेरा बच्चा मरने के बाद मैंने मार्टिन को छोड़ दिया, उसके बाद मैंने दूसरी शादी कर ली, दोबारा मैं मार्टिन से बात ही नहीं किया। इसी पूछताछ के दौरान आदि नाम का एक बंदा पुलिस स्टेशन पर आकर कहने लगता है कि मुझे मेरी बीवी से मिलना है। मतलब यह आदि और कोई नहीं, मार्टिन की एक्स वाइफ का हस्बैंड होता है, प्रेजेंट हस्बैंड। अब ये आदि थोड़ा ओवर करने की वजह से पुलिस वाले इस आदि को 2-4 छापड़ लगाकर वहीं पर बिठा देते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो डीआईजी अलेक्सी यहाँ पर आता है। परलोकम कहने लगता है कि सर एक्चुअली 2 हत्यारे हैं। अलेक्सी पूछने लगता है मतलब दोनों ने मिलकर मारा? परलोकम कहने लगता है कि सर एक्चुअली दोनों भी कबूल कर रहे हैं कि इन दोनों ने क्रिस्टी का मर्डर किया, लेकिन असली कातिल कौन है अभी तक पता नहीं चला। यह सुनने के बाद वो अलेक्सी अपनी गन निकालकर कहने लगता है कि मैं इन दोनों को मार दूंगा, बात ही खत्म हो जाएगी। परलोकम कहने लगता है कि सर ऐसा मत करिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वो हरी कहने लगता है कि सर मैं सच बताता हूँ, क्रिस्टी को मैंने नहीं बल्कि इस मार्टिन ने मारा। तो वो अलेक्सी मार्टिन को गोली मारकर मार देता है। दूसरे दिन टीवी में यही न्यूज चलने लगती है कि पुलिस कस्टडी में मार्टिन नाम का एक बंदा मारा गया जो क्रिस्टी को मारा था। मतलब मार्टिन पुलिस से झगड़ा करके वहां से भागने की कोशिश की, पुलिस वालों ने अपने बचाव में उस मार्टिन को गोली मार के मार दिया। ये सब कुछ होने के बाद परलोकम एक पुलिस वाले से जाकर पूछने लगता है कि मार्टिन की लाश को कौन ले गया। वो पुलिस वाला कहने लगता है कि सर एक सिस्टर आकर मार्टिन की लाश को ले गई थी, उसका फ्यूनरल भी हो गया। तो उस सिस्टर से मुलाकात करने के लिए परलोकम और एक और पुलिस वाला एक ऑर्फनेज पर जाते हैं। उसी वक्त वो बंदा आदि उस पुलिस वाले को फोन करके कहने लगता है कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? तो ये पुलिस वाला आदि को इस ऑर्फनेज का एड्रेस बताने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो बंदा आदि परलोकम और उस पुलिस वाले के पास आता है। उसी वक्त वहाँ की सिस्टर इन तीनों के पास आती है। परलोकम मार्टिन के बारे में पूछने लगता है कि आप मार्टिन को कैसे जानते हो? वो सिस्टर कहने लगती है कि पहली बार मैं मार्टिन को एक स्कूल के प्रोग्राम में देखा था, वो गाना गा रहा था। इसके कुछ दिनों के बाद वो किसी कब्र के पास आकर बहुत रोने लगा। तो मैंने उस मार्टिन को वहाँ पर देखकर अपने पास बुलाकर प्रॉब्लम पूछी। तो मार्टिन अपने बारे में सब कुछ बताया, किसका बेटा इसके हाथों से मर चुका है। उसके बाद मैंने ही उस मार्टिन को अपने ऑर्फनेज में एक छोटी सी जॉब दिलवाई एज ए म्यूजिक टीचर की तरह। ऑर्फनेज पर सारे बच्चे ही स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं। बहुत ही कम समय में मार्टिन उन सारे बच्चों से घुल मिल गया और इसी तरह बच्चे भी मार्टिन को बहुत लाइक करने लगे, उसके गाने को भी। एक दिन हमारे ऑर्फनेज पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, हमारे ऑर्फनेज को शिफ्ट करना होगा। और इसी तरह जब जब वृंदा इस ऑर्फनेज पर आया जाया भी करती थी, मतलब डोनेशंस दिया करती थी। प्रेजेंट डे पर उस सिस्टर को कोई बुलाने पर वो वहाँ से चली जाती है। वो आदि परलोकम और उस पुलिस वाले से कहने लगता है कि सर मुझे मार्टिन के बारे में कुछ बातें बतानी है। सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब जब अलेक्सी पुलिस स्टेशन पर आया था उस वक्त मार्टिन और हरी के बीच काफी सारी बातें हुई। सच बात यह है कि उस क्रिस्टी को हरी ने मारा और मार्टिन ने पुलिस वालों को एक झूठी कहानी बताई कि वृंदा इससे प्यार करती है, वृंदा के लिए ही इसने क्रिस्टी को मारा। असल बात यह है कि एक दिन वृंदा उस मार्टिन को कैफे पर बुलाकर यह कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर दूसरी लड़कियों के साथ है, मार्टिन तुम मेरे हस्बैंड को मार दो। देखो उस क्रिस्टी के नाम पर बहुत बड़ा इंश्योरेंस है, क्रिस्टी मरने के बाद वो इंश्योरेंस पैसे मुझे आएंगे, थोड़े पैसे मैं रख लूंगी और थोड़े पैसे ऑर्फनेज पर दे दूंगी, वहाँ के बच्चों को सहारा मिल जाएगा। पहले तो मार्टिन इसके लिए मानता नहीं। मैडम अगर मैं जेल चला गया तो? वृंदा कहने लगती है कि देखो मार्टिन तुम अच्छे से प्लान बनाओ, अगर ये काम हो गया तो उन बच्चों को अच्छी लाइफ मिलेगी। तो मार्टिन यही बातें हरी को बताकर कहने लगता है कि हरी मैं ये जुर्म कबूल कर लूंगा, और वैसे तुम्हारा बच्चा भी स्पेशल चाइल्ड है ना, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस तरह से उस हरी से वादा लेता है। अब वो आदि तो वहीं पर था ना, उन दोनों की सारी बातें सुन लिया था। सो प्रेजेंट पर हरी अपने बच्चे के साथ इसी ऑर्फनेज पर आकर इन बच्चों की केयरिंग करते रहता है। ये सारी बातें जानने के बाद परलोकम अपने पुलिस ऑफिसर और आदि से कहने लगता है कि तुम दोनों इस केस को यहीं पर भूल जाओ, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।